Good morning, students. My name is Sachin Khurana, your economics teacher for class plus 2. Today, our topic of discussion is balance of payments. This is the second part of our unit, that is open economy, macroeconomics. Open economy, macroeconomics. Now let us first understand कि इस चैप्टर का बेस क्या है, what we are going to study. हम पहले समझते हैं बेटा ओपन इकोनॉमी क्या है. तो पहला कॉन्सेप्ट ओपन इकोनॉमी वो है एक ऐसी इकोनॉमी विच डील्स विद अदर इकोनॉमीज या विच इंटरैक्ट्स या डील्स विद अदर इकोनॉमीज. अब हम यहां पर बात करेंगे फोर सेक्टर मॉडल की. जब हमने सी प्लस आई पढ़ा था वो है हमारा टू सेक्टर मॉडल जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी है. सी प्लस आई प्लस जी पढ़ा था वो थ्री सेक्टर मॉडल है क्लोज्ड इकोनॉमी में. और फिर हमने पढ़ा था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम जो कि हमारा ओपन इकोनॉमी मॉडल है यानी कि फोर सेक्टर मॉडल है. तो इसमें हम बात करेंगे एक्स. एक्स डिनोट करता है एक्सपोर्ट्स को और एम डिनोट करता है इंपोर्ट्स को. अब हम कहते हैं कि हमारे पास थ्री वेज ऑफ लिंकेजेस आते हैं जो कि इस्टेब्लिश होते हैं किन्हीं भी दो या मल्टीपल कंट्रीज के बीच में. डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिमाइंड यू व्हेन यू आर इन प्लस टू, नेवर फॉरगेट टू रीड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बुक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है. क्लियर है जी. थ्री वेज ऑफ लिंकेजेस आर एस्टेब्लिश्ड. वो कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट इज आउटपुट मार्केट. The other one is financial market and the third one is labor market. अब यहां पर हम बात करेंगे कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो वो आएगा हमारा आउटपुट मार्केट में. जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, वो आएगा फाइनेंशियल मार्केट में. और जब हम इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो हम बात करेंगे लेबर मार्केट की. क्लियर है जी. अब हम कहते हैं मूवमेंट्स ऑफ गुड्स. मूवमेंट ऑफ गुड्स ये एक सब्स्टिट्यूट माना जाता है किसका? लेबर मार्केट का. इसका मतलब जब आप किसी कंट्री में जाकर खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकते या वहां की टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज को हम यहां नहीं ला सकते, लोगों को नहीं ला सकते, तो हम करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट. इसका मतलब क्या है कि अब मैं बात कर रहा हूं कि हम इंडिया में हैं, हम दिवाली के लिए चाइनीज लाइट जो है वो लेकर आते हैं. तो अगर हम वो खुद यहां पर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो हम कर रहे हैं इंपोर्ट. तो जो आउटपुट मार्केट है यानी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, दे आर ऑलवेज एक्टेड एज अ सब्स्टिट्यूट टू लेबर मार्केट. क्लियर है जी. नेक्स्ट देखते हैं. जस्ट होल्ड ऑन फॉर सेकेंड. हाँ जी, एक सेकेंड. अब हम स्टडी करेंगे कि इफेक्ट क्या होता है फॉरेन ट्रेड का. तो इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन इंडियाज एग्रीगेट डिमांड. इंडिया की एडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम करते हैं दो चीजों की बात. जब फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं तो वील हैव टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज import by Indians and the other one is export by Indians. अब इसमें देखिए इसका मतलब क्या है. हम बात करेंगे जब भी इंपोर्ट होगा तो हमारी इकोनॉमी से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से होगी लीकेज, जिसका मतलब हमारा एडी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. दिस वुड एक्ट एज एन इंजेक्शन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इट मींस हमारा एडी जो है वो बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट.
अब हम देखते हैं कि बीओपी है क्या। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बीओपी। लिखिए जी, बीओपी अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करता है? इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस इन गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स। हम रिपीट कर रहे हैं, गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी भी एक कंट्री, यहां पे आएगा, किसी भी एक कंट्री के रेजिडेंट्स किसके साथ डील कर रहे हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है नॉन रेजिडेंट्स। क्या है जी? नॉन रेजिडेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टिपिकली 1 ईयर। अब यहां पर कई बार बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर सचिन सर ये बताइए कि हम रेजिडेंट्स में क्या इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे बेटा जब हम 3 सेक्टर मॉडल में जाते हैं, जो जो पार्टिसिपेंट्स 3 सेक्टर मॉडल में है वो सब इंक्लूड होंगे। तो कौन कौन से हैं समझिए। हम इसमें इंक्लूड करेंगे हाउस होल्ड्स, हम इंक्लूड करेंगे प्राइवेट फर्म्स, और हम इंक्लूड करेंगे साथ में गवर्नमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यानी कि जितनी भी रिसीट्स और पेमेंट्स हो रही हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या हो रही हैं? जितनी भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स हो रही हैं, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डील करता है, उस अकाउंट को, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं जी? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है जी? अब ध्यान रखें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट में आता है, बिकॉज इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है जी? अब यहां पर हमें एक चीज का और ध्यान देना है कि जो हमारा बीओपी है, ये अकाउंटिंग सेंस में हम हमेशा क्रिएट करेंगे, एंड इन अकाउंटिंग सेंस वी नो डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो इस चीज का हमें यहां पे ध्यान रखना है। अब जिस तरीके से एक बिजनेस का आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसी तरीके से किसी भी कंट्री का जब एक दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उसका जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं जी? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहां पर एक नोट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम जब भी ये बीओपी अकाउंट बनाएंगे तो हमारी एंट्री किस बेस पे होगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एंट्री इन बीओपी के बेसिस आज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। इसके क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिस। सो बेसिस ऑफ एंट्री इन बीओपी। सबसे पहले बेटा ध्यान रखिए, हमारे पास इनफ्लो एंड और आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स होगा। फॉरेक्स जो है वो हम फॉरेन एक्सचेंज को बोलते हैं। आई में मेनी टाइम्स यू यूज द वर्ड फॉरेक्स, लेकिन आप फॉरेन एक्सचेंज कंप्लीट लिखिएगा, दिस इज प्रेफरेबल। ठीक है जी? तो इसको हम बोलेंगे जो इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है फॉरेक्स का, इसका मतलब पैसे का है। इसका मतलब हम जब भी डील कर रहे हैं तो इसके अंदर हम वो एंट्रीज लेकर आएंगे जो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, यानी कि रिलेटेड टू मनी। और ये एंट्री तो कंपलसरली होगी ही होगी, यानी कि पैसे का आना या जाना तय है। इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड, फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज। तो जो पैसे का लेन देन हो रहा है, तो उसका एक कारण हो सकता है कि हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, या फिर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज। क्लियर है जी? थर्ड, क्रिएशन और रिडक्शन। हम बात करेंगे क्रिएशन
और रिडक्शन इन एसेट्स और लायबिलिटीज, इन एसेट्स और लायबिलिटीज। तो ध्यान रखिए ए की एंट्री तो होगी, या तो बी होगा या सी होगा। अब होंगी तो दोनों चीजें, लेकिन वो किस अकाउंट में जाएंगी ये हम आगे बात करेंगे। क्लियर है जी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग बीओपी। बीओपी को मेंटेन करने का हमारे पास पर्पस क्या है, तो ये बताता है हमें दो चीजें। पहली चीज ये हमें बताता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री, कि एक कंट्री की इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। सेकंड, टू हेल्प द गवर्नमेंट, किसमें, इन रीचिंग डिसीजंस, कौन से डिसीजंस, ऑन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला है टू नो द इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री। सेकंड है हमारे पास टू हेल्प द गवर्नमेंट इन रीचिंग डिसीजंस ऑन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा स्टडी करेंगे कि जब हम डेबिट और क्रेडिट की बात कर रहे हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज और एसेट्स की बात कर रहे हैं, लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। लिखिए जी, टू अकाउंट्स ऑफ बीओपी, टू अकाउंट्स ऑफ बीओपी। तो सबसे पहला आता है हमारे पास करंट अकाउंट, और सेकंड आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला आता है हमारे पास करंट अकाउंट, दूसरा आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। क्लियर है जी। आइए अब इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है, लिखिए जी, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन व्हाट, तीन चीजों का, गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। क्लियर है जी। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं इनको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर या पेमेंट्स भी कहते हैं। सेकंड, जब हम बात करेंगे ट्रेड इन गुड्स की, तो इसको हम बोलेंगे विजिबल आइटम। जब हम बात करेंगे ट्रेड इन सर्विसेज की, तो ये पार्ट बनता है हमारा इनविजिबल आइटम्स का। अब अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स, ट्रांसफर पेमेंट्स एक अलग कंपोनेंट है करंट अकाउंट बीओपी का, इसको हम करंट अकाउंट बीओपी भी बोलते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें, सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनविजिबल्स। किसका पार्ट है ये, इनविजिबल्स का। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम करंट अकाउंट बैलेंस की बात करेंगे। क्लियर है जी। तो आइए पहले हम बनाते हैं एक टेबल या चार्ट, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं और वो क्या क्या है। बनाइए जी, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट बीओपी। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास
ट्रेड इन गुड्स क्या था जी? ट्रेड इन गुड्स, मैंने आपको पहले बताया, इसको हम बोलेंगे विजिबल आइटम्स। क्या बोलेंगे जी? विजिबल आइटम्स। अभी क्या है जी? इसमें दो चीजें आएंगी। पहला आएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड आएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर है जी? नेक्स्ट आएगा हमारा इनविजिबल्स का पार्ट। उस इनविजिबल में के पार्ट में हम दो चीजें ले सकते हैं। पहला हम लेंगे ट्रेड इन सर्विसेज, दूसरा हम लेंगे ट्रांसफर पेमेंट्स। ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे इनविजिबल आइटम्स का पार्ट बनेंगे। क्लियर है जी? अब ट्रेड इन सर्विसेज में हम दो चीजें लेंगे। फर्स्ट लेंगे नेट फैक्टर इनकम। अब समझते हैं फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम वो है जो कि हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है, या फिर हम इसके अंदर जो इंक्लूड करेंगे वो क्या है? नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट? या हम कह सकते हैं इसके साथ जो दूसरा आएगा वो आएगा नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। क्लियर है जी? दूसरा आ गया हमारे पास नेट नॉन फैक्टर इनकम। अब देखते हैं इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं। इसमें वो सर्विसेज हैं जो फैक्टर इनकम नहीं है। इसका मतलब एग्जांपल देखिए, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एटसेट्रा। लास्ट आ गया हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स। इन ट्रांसफर पेमेंट्स को हम अनरिक्विटेड पेमेंट्स भी कहते हैं। अनरिक्विटेड का मतलब है विच आर आउट ऑफ लव, या हम बोलेंगे वन साइडेड। इट मींस इसमें कोई प्रोफेशनल गिव एंड टेक रिलेशनशिप इंक्लूडेड नहीं है। तो एग्जांपल देखिए, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस एटसेट्रा। गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस एटसेट्रा। अब आइए इनकी डिटेल समझते हैं। जब मैंने बात करी आपसे ट्रेड इन गुड्स या विजिबल की, तो हम इसको मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्चेंडाइज। अब ये वो चीजें हैं जिनका डेटा अवेलेबल है। लिखिए जी, ट्रेड इन गुड्स, या हम बोलेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हम बोलेंगे जिनका डेटा या रिकॉर्ड अवेलेबल है एट पोर्ट्स। और पोर्ट्स हम समझते हैं हमारे पास एग्जांपल दो टाइप के हैं, एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल, फर्नीचर, मशीनरी। अब यहां पर कई बार बच्चों का डाउट आया कि सचिन सर, मशीनरी तो हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि हमारी वो एसेट है, तो हम इसको दूसरी कैटेगरी में क्यों नहीं लेके जा रहे? जो हमने यहां पढ़ा क्रिएशन या रिडक्शन इन एसेट्स या लायबिलिटीज, हम इसको फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्यों लाए? तो बेटा यहां पे बात समझनी जरूरी है। ट्रेड इन गुड्स में हम वो आइटम्स लेकर आएंगे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो सकती है। हमने क्या बात करी? जिसका रिकॉर्ड अवेलेबल है पोर्ट पे। तो हम क्रिएशन या ऑफ एसेट या लायबिलिटी या रिडक्शन में जब जाएंगे तो हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करेंगे, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप यहां ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल, आपने यूएसए के अंदर एक फैक्ट्री खरीदी, क्लियर है जी, लेकिन वो वहां पे प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, लेकिन आप मशीनरी अगर यहां पर इंपोर्ट करके ले आए तो वो ट्रेड इन गुड्स में आएगा। क्लियर है जी? अब हम यहां पे समझना चाहेंगे कि
हम निकालेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको बोलते हैं ट्रेड बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस, या हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। क्या बोलेंगे जी, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। इस बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम बीओटी भी बोल देते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बेटे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर है जी। अब याद रखिए, एक्सपोर्ट में हमारे पास इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, तो ये हमारी क्रेडिट आइटम है, या हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव आइटम है। तो हम जब भी बीओपी में एंट्री करेंगे तो ध्यान रखिए, अगर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है तो हम उसको क्रेडिट या पॉजिटिव साइड लेंगे, और अगर हमारे पास आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है तो हम उसको डेबिट या नेगेटिव आइटम लेंगे। क्लियर है जी। तो इनफ्लो की एंट्री होगी क्रेडिट साइड में, आउटफ्लो की एंट्री होगी डेबिट साइड में, चाहे क्रिएशन ऑफ एसेट है रिडक्शन इन एसेट है, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी है रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी है। क्लियर है जी। हमने ये देखना है कि वो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। क्लियर है जी। तो ये बनी हमारी एक तरीके से इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आते हैं इसके सेकंड कंपोनेंट पे, जो हमने बात करी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हम इनविजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है जी, या हम इनटेंजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इनटेंजिबल ट्रेड। क्लियर है। तो हमने बात करी वो क्या इंक्लूड करता है। सबसे पहले हमने बात करी फैक्टर और नॉन फैक्टर इनकम। ये देखिए फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम। क्लियर है जी। और इसके एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे एक बात याद रखिए, यहां पे आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाले सारी फैक्टर इनकम इंक्लूड करनी है, लेकिन जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे तो हमने ध्यान देना है कि एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट या डिविडेंड दोनों चीजें लाएगा। यानी कि जो भी हमने वहां पर पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट करी है, वो चाहे हमारी एसेट क्रिएशन में जाएगा, लेकिन उससे आने वाला डिविडेंड जो है वो हमारा नेट फैक्टर इनकम में आएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या। सो बेटा थर्ड आ गया हमारे पास क्या चीज, यूनिलेटरल ट्रेड। ये हम ऑलरेडी डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम समझेंगे कि हमारे पास ट्रांसफर बैलेंस क्या होता है। ट्रांसफर बैलेंस है ट्रांसफर रिसीट्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स। ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये थी हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड की इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 3। वो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी इनविजिबल्स बैलेंस की। वो क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसमें आता है बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर्स। सो प्लीज नोट इट डाउन कि यूनिलैटरल ट्रेड जो है वो भी इनविजिबल्स का पार्ट है, इनविजिबल आइटम्स। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम निकालेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 बनेगी 1 प्लस 3। तो क्या आएगा, करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू ट्रेड बैलेंस प्लस
इनविजिबल बैलेंस। इस ट्रेड बैलेंस को मैंने आपको बताया हम बैलेंस ऑफ ट्रेड या बीओटी भी बोलते हैं। क्लियर है जी? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने बात करी करंट अकाउंट ही, इसको ए लिख लेते हैं, समझना आसान रहेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा बी यानी कि सेकंड अकाउंट। वो सेकंड अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट, या जिसको हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट बीओपी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो क्या है? जो भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा दैट इज बीन ऑफसेट बाय कैपिटल अकाउंट, और अगर हमारे पास करंट अकाउंट का सरप्लस आ जाता है तो दैट इज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय कैपिटल अकाउंट। क्लियर है जी? और जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वी हैव टू ऑप्शंस, इधर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट या ट्रांजैक्शंस जो है आर, इसको ऐसे नहीं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस यहां पे लिखेंगे इधर और आर। इधर शोन एज अ पार्ट ऑफ बीओपी और नॉट शोन एज अ पार्ट ऑफ बीओपी। अब पहले समझते हैं कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट या ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्या है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट है सेंट्रल बैंक के पास, हम कहते हैं सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अकाउंट को हम बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। क्या बोलते हैं जी? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। स्टूडेंट्स माइंड दिस थिंग, आपने ये शॉर्ट फॉर्म जो है एग्जामिनेशन में नहीं लिखनी, ये भी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं लिख रहा हूं। क्लियर है जी? अब देखते हैं मीनिंग क्या है। हम कहते हैं जी बीओपी कैपिटल अकाउंट क्या है? बीओपी कैपिटल अकाउंट वो है जो उन सब ट्रांजैक्शंस को नोट करता है। कौन सी ट्रांजैक्शंस? जो कि बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हुई है, जिससे होता क्या है? लिखिए जी, विच कॉजेज अ चेंज। किसमें चेंज आ रहा है? एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब बेटा यहां पर आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है चीज, वो क्या? देखिए यहां पर इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो होगा ही, और इसके साथ ट्रांसफर ऑफ टाइटल या ओनरशिप भी होगा, लेकिन नो मूवमेंट ऑफ गुड्स विल बी देयर। तो वो सारी ट्रांजैक्शंस हमारी जो आएंगी वो कहां आएंगी? कैपिटल अकाउंट में। तो आइए इसका भी एक टेबल देखते हैं, समझना आसान हो जाएगा। लिखिए बेटे, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी कैपिटल अकाउंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, साथ में शॉर्ट फॉर्म्स आपने एग्जामिनेशन में नहीं लिखनी है। क्लियर है जी? तो हमारे पास इसके मेजरली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास आता है बोरोइंग्स, या हम इसको बोलते हैं लेंडिंग। बोरोइंग फ्रॉम या लेंडिंग टू, ये होती है हमारी दो फॉर्म में। पहली होगी बेटा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, सेकंड होगी हमारी एक्सटर्नल
असिस्टेंस। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आप पैसा ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो समझिए, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और आपने लोन 10% पर ही लिया या दिया, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। लेकिन अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन है वो 10% है, आपने लोन लिया या दिया एग्जाम्पल 6% पे, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल असिस्टेंस। क्या बोलेंगे जी? एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब हमारे पास सेकंड कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहला आता है बेटा एफडीआई। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका देसी तरीका समझने का ये है कि आप इस पे प्रॉफिट कमाते हैं। दूसरा होता है एफआईआई। ये होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा नाम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इस पे आप डिविडेंड कमाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जब यहां पर आप एफडीआई समझ रहे हैं तो इसका मतलब यू हैव द कंट्रोल ओवर द एसेट। एग्जांपल क्या है इसका? समझिए, अगर वॉलमार्ट ने इंडिया में आके भारतीय ग्रुप के साथ टाई अप किया और बिजनेस ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया फॉर प्रॉफिट और लॉस, तो हम बोलेंगे वो एफडीआई है। लेकिन अगर भारतीय ग्रुप ने इंडिया में आकर वॉलमार्ट ने इंडिया में आके भारतीय ग्रुप के सिर्फ शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेकुलेशन एंड अर्निंग डिविडेंड्स, तो वो हमारा किसका पार्ट बन जाएगा? वो बन जाएगा एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। क्लियर है जी? थर्ड आता है बेटा हमारे पास एनआरआई डिपॉजिट। अब एनआरआई डिपॉजिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो क्या है? ध्यान से समझिएगा। एनआरआई डिपॉजिट में हम उन्हीं डिपॉजिट्स को काउंट करेंगे जो कि एनआरआई ने किए हैं। कहां किए हैं? एक इंडियन बैंक में जमा कराया है पैसा। एक इंडियन बैंक में जमा कराया है पैसा, और इसकी जो नेट वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनआरआई डिपॉजिट्स माइनस एनआरआई विड्रॉल्स। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर रेमिटेंस आया है, आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, आपका ब्रदर रहता है, उन्होंने आपको पैसा घर भेजा, वो एनआरआई डिपॉजिट में नहीं आएगा, वो हमारा करंट अकाउंट के करंट ट्रांसफर्स में जाएगा। क्लियर है जी? तो ये जो एनआरआई है ये इंडियन बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में है। तो दूसरे देश से एनआरआई अगर कोई भी पैसा जमा करा रहा है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर है जी? फोर्थ कंपोनेंट जो आता है हमारा वो है बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स। अब ये वो फॉरेन एसेट्स हैं जो कि हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास हैं या उन बैंक्स के पास जिनको फॉरेन एक्सचेंज में डील करने की परमिशन है। क्लियर है जी? और अगर इन एसेट्स का ड्रॉ डाउन होता है तो उससे क्या होता है? इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए कि जो बैंकिंग कैपिटल है उसके मेजरली दो कंपोनेंट है। पहला है जी एक्सटर्नल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक, और दूसरा पार्ट है बेटे एनआरआई डिपॉजिट्स। तो एनआरआई डिपॉजिट हम ऑलरेडी यहां पे पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट। इसका लास्ट कंपोनेंट जो हमारे पास आता है बीओपी कैपिटल अकाउंट का, वो क्या है? समझिए, दैट इज शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो इसका मतलब अब हम बात चला रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, कि अगर आपने इमीडिएट पेमेंट किए बगैर कोई भी सामान खरीदा या
खरीदा है, या इमीडिएट पेमेंट रिसीव किए बगैर आपने कोई भी सामान बेचा है, तो हम उसको कहां पे काउंट करेंगे? उसको हम काउंट करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में। कहां करेंगे जी? शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में। तो आइए अब समझते हैं कि बीओपी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम कैसे निकालते हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंस रहेगा हमारा कैपिटल रिसीट्स माइनस कैपिटल पेमेंट्स। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब हम आते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 6 में। हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो उन दोनों का टोटल करके आएगा हमारे पास ओवरऑल बैलेंस। इसको हम बोलेंगे ओवरऑल बैलेंस, या हम बोलते हैं बीओपी बैलेंस। क्या आ रहा है? बीओपी सरप्लस आएगा या डेफिसिट, वो हमें यहां से पता लगेगा। तो इसकी इक्वेशन होगी करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। अब एरर्स एंड ओमिशंस क्या है बेटे? देखिए, ये एक बैलेंसिंग आइटम है। क्या है? एक बैलेंसिंग आइटम है जो होगी। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो एरर्स एंड ओमिशन का चांस रहता ही रहता है। कोई कोई चीज ऐसी होगी जो कि आप एरर में लेके जाएंगे, या तो लिखनी रह गई या डबल होगी। फॉर एग्जांपल 250 को लिख दिया 25, या 25 को लिख दिया 250, या ओमिशन कि कोई एंट्री हम करनी भूल गए। गेटिंग माय पॉइंट? कोई एंट्री हम करना भूल गए। क्लियर है जी? अब यहां पर हम एक नोट लिखेंगे। नोट क्या है? ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस हमारे पास दो टाइप से आ सकता है। कैसे आ सकता है? जो मैंने आपसे बात करी थी अभी स्टार्टिंग में, ये नोट कीजिए कि हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, या तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस जो होंगी, या तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होंगी, या कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होंगी। तो यहां पे नोट बनाएंगे, अगर ओवरऑल बैलेंस जो हमारा आया है दैट इज विदाउट ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, तो हम इसको बोलते हैं इट इज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। और अगर वो विद ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ट्रांजैक्शंस आया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे अकोमोडेटिंग आइटम्स। क्या बोलेंगे जी? अकोमोडेटिंग आइटम्स। क्लियर है जी? सो स्टूडेंट्स, आई होप this concept is clear to you. Thank you for the day. If you have any genuine doubts, kindly go to the comment section and give your comments, ask your questions. They would be genuinely held and resolved. Thank you and have a nice day. Take care.